बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज 27 मार्च 2026 है और हम आज जंग के 28वें रोज़ में जा चुके हैं जब आपको ट्रंप ये बता रहे हैं कि हमने तकरीबन तमाम ही फोर्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स, नेवी, आर्मी, तमाम चीज़ें ख़त्म कर दी हैं ईरान की। वहाँ पर हम खड़े हैं। लेकिन अमेरिका में क्या ऐसा होता है जिसका इम्पैक्ट ट्रंप लेता है? ठीक है, अगर आप कहते हैं कि ट्रंप के बयानात जो होते हैं वो स्टूपिड होते हैं, या आप कहते हैं कि जी वो कहाँ से ये बात ले आता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक बयान देखिएगा कि ईरान मुआहिदे के लिए भीख मांग रहा है। अब ये ट्रंप बता रहा है अपनी मीडिया को कि वो भीख मांग रहा है कि प्लीज़ मुआहिदा कर लें। लेकिन अगर आप मीडिया को चेक करें, अगर आप ईरान के मीडिया छोड़ दीजिए, अगर आप मीडिया को चेक करें तो आपको एक भी ऐसा बयान नजर नहीं आएगा कि जहां एक दफ़ा भी ईरान ने कहा हो कि आप हमसे मुआहिदा कर लें। ठीक है, बिल्कुल भी। वो कहता है मैंने मुआहिदा करना ही नहीं है, उसका बयान तो ये आता है। और विटकॉफ कह रहे हैं कि तस्वीरें तक पहुंचना मुमकिन है, तो उस तक ही तो पहुंच गए थे आप। विटकॉफ पहुंच गए थे, अमेरिका पहुंच गया था, जहां से आप उठ के आपने बमबारी शुरू कर दी। तो यहां पे सूरत हाल ये होती है कि कोई ना कोई ब्रीफिंग देता है ट्रंप को। उस ब्रीफिंग के बाद जो है वो बताते हैं कि सर एलानिया नहीं होगा, लेकिन ईरान हमारे पांव पड़ा हुआ है, तो आप एक काम करें कि रोक दें। तो आप कहते हैं कि वो लोग किससे फोर्स होते हैं, वो लोग किससे वो चीज लेते हैं जिसके बाद वो ट्रंप से बोलते हैं कि जी हालात ऐसे हैं और मामला ऐसे हैं। और वो कौन सी चीजें हैं जो ट्रंप देख रहा होता है। और उसने पाकिस्तान पर कितना बड़ा इल्जाम लगाया है ट्रंप ने इस दोस्ती के माहौल में, इस मोहब्बत के माहौल में। वो तकरीबन हमें मरवाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। और ये तमाम बातें जो हैं, और भी बहुत सारी चीजें आपके सामने रखनी है, मगर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो ये हो गई कि आप समझ गए कि ट्रंप कह रहे जी भीख मांग रहा है और मैं जो ना मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। और फिर आप ये खबर देखते हैं उसके ट्रुथ के ऊपर कि वो कह रहे हैं कि जी मैं चूंकि अभी तस्वीर तक पहुंच सकते हैं। विटकॉफ कह रहा है उसकी ना कोई जबान है ना, बल्कि वो एसेट है इसराइल का, ये दुनिया कह रही है, हम तो नहीं कह रहे। जैरेड कृष्णर और विटकॉफ तो वो कह रहे हैं कि जी हम बड़े परेशान हो गए हैं और ईरान रिक्वेस्ट कर रहा है। ईरान की रिक्वेस्ट पर ये जंग रोकने की बात कर रहे हैं, या 10 दिन दे रहे हैं कि मैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पर मैं अटैक नहीं करूंगा। किसने कहा? क्योंकि ये कह रहे हैं कि जी ईरान की रिक्वेस्ट पे किया गया। ईरान ने कहा कि कहां पढ़ा है आपने, किसने बयान ये दिया है कि हमने आपसे रिक्वेस्ट की है? कहता नहीं, मैं बस जवाब आ गया, मैं कर दिया। अब आप कहते हैं कि जी ये 10 दिन के लिए क्यों रोका इसने? पहले इसने कहा 48 घंटे हैं, फिर कहा 5 दिन हैं, अब कह रहा है 10 दिन हैं। ये कहां से प्रेशर लेता है? मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये चीज लाइव दिखाऊं। लाइव चल रही है, मैं आपको लाइव ही दिखाऊंगा। चले यूं कर लेते हैं, इसको लाइव लेके चलते हैं। ये स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये ट्रेडिंग इकोनॉमी के ऊपर मैं आपको 10 ईयर्स का ट्रेजरी नोट दिखा रहा हूं जिसको ट्रंप फॉलो करता है। ठीक है ना, ट्रंप इसको देखता है। अच्छा, मैं आपको प्रूफ करूंगा कि इसको देखता है और वो कहां कहां पर इसको अफेक्टिव रख करके बात करता है। ये देखिएगा, यहां पर आप देखते हैं कि मैं आपको जहां लेकर आया हूं, ये देखिएगा बिल्कुल गौर से, बल्कि आप शुरू से देखिएगा। आप कहते हैं कि ये हो क्या रहा है, तो ये 10 साल की जो 10 ईयर की जो येल्ड है वो आप देख रहे हैं। सूरत हाल ये देखिएगा कि यहां पर अगर मैं रखता हूं 30 अप्रैल के ऊपर, तो कितना डाउन है ये। ठीक है ना, कितना डाउन है 30 अप्रैल पर देख लिया आपने। और फिर आप देखते हैं इसको ले जाइए 21 मई को, ये कितना ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये तकरीबन अगर आप यहां में रखता हूं तो ये आ रहा है 4.17। उससे पहले अगर मैं यहां लेकर आता हूं तो ये आता है 3.99। अगर मैं यहां लेकर आता हूं तो ये कहता है 4.65। ठीक है, और उसके बाद ये एकदम से गिरना शुरू हो जाता है। तो यहां पे क्या हुआ था? कोई वाकया हुआ होगा ना। वाकया ये हुआ है कि यहां पर जब नीचे था तो उस वक्त तो ट्रंप ने ये जो टाइम है ना, या टाइम नोट कीजिएगा, डेट नोट कीजिएगा। ठीक है, डेट नोट कीजिएगा। ये जो टाइम था 20 मई, 25 मई, अप्रैल, ये वो टाइम था जब इसने कहा कि मैं अपना एक वो चलाऊंगा और सबके ऊपर टैक्स लगा दूंगा 20%, 25%, 50%। टैरिफ गेम जब यहां लगाई गई तो वो झगड़ा शुरू हुआ। और उसके बाद जब इसने झगड़ा खत्म किया कि मैं 90 दिन के लिए खत्म कर रहा हूं या 4 महीने के लिए खत्म कर रहा हूं, तो वहां से मार्केट संभली है और मार्केट नीचे आई है। ठीक हो गया, और ठीक ठाक संभली है, कम नहीं संभली। ये देखें 22 अक्टूबर को माहौल बड़ा शानदार था। अब आ जाइए इन बातों को समझने के बाद, अब आप आ जाइए यहां पर, ये मैं लाया हूं 27 फरवरी 2026। जंग नहीं शुरू हुई ना, 28 से शुरू हुई है ना जंग। 27 को माहौल क्या था, ये आप खड़े हुए हैं 27, बिल्कुल देखें बिल्कुल डाउन के ऊपर है। और जैसे ही जंग शुरू होती है
मार्केट जो है ठपक करके सीधा आज कहाँ खड़ी है, ये देखिए मार्केट यहां आज पहुंच गई है, ठीक है ना, बिल्कुल ऊपर टॉप पे, दोबारा से वही वाला माहौल है। यहां पर आके आपको सुनने को मिलता है कि जी मैं 10 दिन के लिए वो कर रहा हूं ताकि ये नीचे आए। ये आप कहते हैं ये है क्या, मतलब इसका असर आप लेने की बात कर ही क्यों रहे हैं? मामला ये है कि ट्रंप को आपसे तो कोई मतलब नहीं है। मैंने इस बात को समझाने के लिए मैंने चार्ट एक बनवाया है, मैं आपके सामने वो चार्ट रख देता हूं ताकि आसान हो जाए समझना आपके लिए भी, शायद आपको वो लेक्चर से समझ में ना आए। तो यूएस बाउंड यील्ड जो है बढ़ने के असरात क्या होते हैं, अभी बढ़ रहे हैं ना, अभी टॉप के ऊपर चल रहा है। हुकूमत पर क्या असर होता है, तो मैंने पहले बता दिया आपको कि ज्यादा सूद देना पड़ेगा, यानी कि अगर 3% के ऊपर ये सूद चला रहे थे अपना, जो 10 साल का बॉन्ड था, उसके ऊपर अब 4.5% देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि जहां आपको 3% पे करना हो, गवर्नमेंट को पे करना पड़ रहा है, वहां पर आपको 4.5% पे करना पड़े, तो समझ लीजिएगा कि ये ट्रिलियंस में बात हो रही है, ये बिलियंस में बात नहीं हो रही है, ट्रिलियंस में बात हो रही है। एक बात हो गई। उसके बाद इसके हुकूमत असरात समझ में आ गए। अब आवाम के ऊपर असरात इसके ले आइए, मॉर्गेज और कार लोन के ऊपर महंगे हो जाएंगे, कर्ज लेने के लिए ज्यादा अदायगी करनी होगी, एक मुसीबत। उसके बाद आप आ जाइए मईशत पर असरात, मईशत इकोनॉमी के असरात, सरमायाकारी कम हो जाएगी, बिजनेस सस्त हो जाएगा, महंगाई बढ़ सकती है, बात समझ में आ गई। सियासत पर असरात जो ट्रंप के ऊपर पड़ेंगे, ट्रंप परेशान क्योंकि मईशत दबाव में है, मार्केट गैर मुस्तहकम नजर आ रही है, एतबार ही नहीं आपके ऊपर, लोग बेच रहे हैं उसको, बॉन्ड्स बेच रहे हैं, वो कहते हैं पैसा दो खत्म करो हमारे को, उसके पास पैसे हैं नहीं, तो उनको ठंडा करने के लिए कि जी मैं बड़े अच्छे अच्छे हालात करने वाला हूं और वो पांव पड़ गए हैं, आखिर मैं जीत गया हूं, बस फतह का ऐलान हो गया है और अब मैं जो है वहां से निकल रहा हूं तो तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। और ये हैं वो असरात जो ट्रंप के ऊपर पड़ते हैं तो ट्रंप नीचे आता है। तो एक फैक्टर तो ये है कि यहां पर ट्रंप का अगर ये जो झुकाव है अमन की तरफ और पाकिस्तान का किस्म किरदार जो है उसको लेकर आ रहे हैं, और पाकिस्तान में वो तमाम मुज़ाकरात होंगे, और पाकिस्तान ही तमाम उसमें क्यों आ रहा है, ठीक है ना? क्या पाकिस्तान के साथ मोहब्बत इतनी शदीद बढ़ गई है कि वो हमारे बिल्कुल दो जिस्म एक जान हो गए हैं, अमेरिका एंड पाकिस्तान। बिल्कुल इंडिया किसी कहानी में नहीं, किसी खाते में नहीं, बिल्कुल साइडलाइन हो गया, कोई नाम नहीं, कोई काम नहीं। बड़ी बात है जी। यहां पर आकर एक पॉइंट को आपने समझना बहुत जरूरी है, इस मोहब्बत को अगर आपने समझना है तो। यहां पर राउटर्स कहता है कि ट्रंप सेज ईरान प्रेजेंट टू यूएस अलाउइंग 10 ऑयल टैंकर थ्रू हॉर्मुज। कहते हैं कि जी हमारे 10, बल्कि आप इसके मुंह सुने, ये बात जो है ना बहुत जरूरी है ताकि ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं यहां पर। You know, I told you about a present, right? Steve, can I reveal the present? You can do anything you want. Thank you. They said to show you the fact that we're real and solid and we're there. We're going to let you have 8 boats of oil. 8 boats. 8 big boats of oil. This was 2 days ago. And they'll sail up tomorrow. That was 3 days ago. And I didn't think much about it. And then I watched the news and they said, a very good anchor actually, happened to be Fox, but I watched it and he said, something's unusual happening. There are 8 boats that are going right up the middle of the Hormuz Strait. 8 big tankers are going loaded up with oil right through. And I said, well, I guess they were right, and they were real, and I think they were Pakistani flagged. Yes. And I said, well, I guess we're dealing with the right people. And actually, they then apologized for something they said, and they said, we're going to send 2 more boats. ये आपने सुन लिया कि कह रहे हमें गिफ्ट दिया गया ईरान की तरफ से, ईरान को पता ही नहीं है, और हॉर्मुज से गुजरे हैं वो, और उसके ऊपर 8 पहले आए हैं, 2 बाद में, और उसके ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ था वो पाकिस्तानी लगा हुआ था। आई थिंक दे वर पाकिस्तानी फ्लैग्ड, ठीक है। मतलब ये हुआ कि दूसरे मतलब में, दूसरे मायनों में, लोगों ने शायद नोट नहीं किया, आपने शायद नोट नहीं किया, गौर नहीं किया, या किसी ने डिस्कस नहीं किया होगा, लेकिन इसका मतलब क्या है मालूम है आपको? मतलब ये है कि इस टाइम ट्रंप ये कह रहा है कि ईरान को पैगाम दे रहा है। 2-3 पैगाम इसमें छुपे हुए हैं। नंबर 1, पाकिस्तान आपके साथ नहीं है, हमारे साथ है। नंबर 1, वो हमारा राजदार है। नंबर 2, अगर आप हॉर्मुज को बंद भी कर देंगे तो हम वहां से टैंक निकलवा सकते हैं। फ्लैग ही चेंज कर रहे हैं ना, आपने ये कहा है ना कि पाकिस्तानी फ्लैग होगा तो कोई बात नहीं। हमने अपने 10 ऑयल टैंकर निकलवा लिए हैं झंडा लगा के पाकिस्तान का। तुमको हमने चीट किया है, बेवकूफ बनाया है,
और उसमें हमारे साथ शामिल है पाकिस्तान। ये इल्जाम लगा रहा है हमारे को। ऐसा हुआ है, नहीं हुआ है, हकीकत में क्या हुआ है कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। लेकिन ये ईरान को साबित कर रहा है कि तुम्हारा दोस्त नहीं है पाकिस्तान, हम में दरार डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये दरार डल नहीं रही ना, वो दरार डल नहीं रही ईरान और पाकिस्तान में, तो वो दरार डाल रहा है कि जी आपको, अच्छा अब हो सकता है कि मुझे नहीं मालूम कि हो सकता है कि ईरान ने हमसे पूछा हो कि यार ये क्या बकवास कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है, तो हो सकता है कि हमने उसको फिर जस्टिफिकेशन क्लियरिटी कुछ दी हो, लेकिन हम उसके ग्राउंड दे रहे हैं, ईरान को जगह दे रहे हैं कि आप छोड़िए बातों को, 10 टैंकर को, आप आइए पाकिस्तान में बैठिए, बात कीजिए फेस टू फेस, फर्स्ट टाइम एवर आपको हम सामने बैठाते हैं। आपको स्विट्जरलैंड तो वो करता है ना, कबूतर वाला काम करता है, हम तो आपको सामने बैठाने के चक्कर में वाइस प्रेसिडेंट के साथ खुल के बात करो, तो उस चक्कर में शायद ये बात दब जाए, लेकिन ये बात अच्छी नहीं इसने की। बहरहाल जो भी इसको आप समझें, बहरहाल मैंने तो नेगेटिव लिया है और ये हमारे रिश्ते खराब करने के चक्कर में है। बहरहाल थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसराइल की। इसराइल में सूरत हाल इस टाइम शदीद ख़राब है, और अगर आप उनके जो आर्मी चीफ हैं उनके अगर बयान सुन लें तो बयान बड़े ख़तरनाक हैं। इसराइली फ़ौज अंदरूनी तौर पर टूट जाएगी, इसराइली आर्मी चीफ की वार्निंग। वो क्या कह रहा है, उसकी बात सुनने वाली है और उसकी बात समझने वाली है। टाइम्स ऑफ इसराइल से कह रहा है, टाइम्स ऑफ इसराइल पे कह रहा है कि ज़ामीर वॉन्ट्स IDF विल कोलैप्स इन ऑन इटसेल्फ एम मैन पावर शॉर्टेज रिपोर्ट। कहता है कि जी, वो कहता है कि जी अगर आपका आर्मी चीफ कह रहा है कि मेरी फौज टूट जाएगी बिकॉज मेरे पास अब फौजी नहीं है, ठीक है ना, इतने थके हुए हैं कि वो खड़े खड़े ऊँग रहे होते हैं। जो रिपोर्ट आई है ना वहाँ से, वो बड़ी खतरनाक है। देखें, WE कवर कर रहा है, इसराइली आर्मी चीफ वांट्स ऑफ पोटेंशियल कोलैप्स, ठीक है। इसके अलावा IDF चीफ फ्लैग कोलैप्स रिस्क, उसने कह रहा है कि मैंने वहाँ पर रेड फ्लैग लगा दिए हैं, 10 झंडे लगा दिए हैं कि दिस इज माई एंड, ठीक है ना, यानी कि हमारी फौज से जितना आप ले सकते थे इसराइली हुकूमत वो हम दे चुके हैं। इसके बाद ना हम ईरान में घुसने के काबिल हैं, ना हम लबनान में घुसने के काबिल हैं, और ना ही हम लड़ने के काबिल। अगर आपने हमें लड़वाया, अभी ईरान ने घुसेड़ा आपको या किसी और मास में लेके गए तो हम क्लैप्स हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर आपने ईरान में फौज डालनी है तो आप USA की डालेंगे, इसराइल की नहीं डालेंगे। मैंने मना कर दिया है, ज़ामीर ने मना कर दिया है, ठीक हो गया। अच्छा, आप कहते हैं कि जी ये देखें ना, TRT क्या कह रहा है, इसराइली आर्मी अपोजिशन सेज देयर कंट्री ट्रुप्स फाइटिंग हिजबुल्लाह इन लेबनान इन्वेजन आर एग्जॉस्टेड, ठीक है ना, थक गए हैं वो, खत्म हो गए हैं वो लोग, ठीक है ना। वहां पर आप ये देखिएगा कि उनके कह रहे हैं हमारे जो मरकावा टैंक्स है वो तबाह हो रहे हैं, ठीक है। बॉडीज आ रही हैं सोल्जर्स की, रिपोर्ट अमर्ज ऑफ डिस्ट्रॉयड मरकावा टैंक्स। कहते हैं कि 22-25 मरकावा टैंक्स तबाह हो गए हमारे एक ही दिन के अंदर, और बॉडीज वहां से चली आ रही हैं, लाशें आ रही हैं हमारी फौजियों की। कहते हैं हमारे में और हिम्मत अब नहीं है, हमारी हड्डियों में जान नहीं है। वो अलग बात है कि उन्होंने अभी भी एक बफर जोन पे काम कर रहे हैं, मगर वो कहते हैं कि इससे आगे मत करें। लबनान में हम नहर पार नहीं करेंगे, अब दरिया पार नहीं करेंगे, ठीक है ना। जिस दरिया के पार अभी हिजबुल्लाह मौजूद है, इसको यहां पर भी ना करते अगर हिजबुल्लाह को यहीं छोड़ देते। बहरहाल इसराइल के अंदर सूरत हाल जो है वो ज़्यादा अच्छी है नहीं, और दूसरी तरफ उसका जो बेस्ट फ्रेंड है अमेरिका, उसकी जो सूरत हाल है उसके बारे में हम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे उसके बारे में। अगर आप फ्रेंच सेनेटर को देख लें, वो कह रहे हैं कि अ हार्ट फुल ऑफ ड्रग एडिक्ट एंड अल्कोहलिक, यानी कि हम कहते हैं चरसी मवाली। कहते हैं ये जो अमेरिकन पावर है ना, ये चरसियों और मवालियों के हाथ चढ़ गई है। और जब भी एपस्टीन के केस की पब्लिशिंग होती है, कोई नई चीज़ सामने आती है, दे बॉम्ब्ड कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। जैसे ही एपस्टीन फाइल खुलती है, अमेरिका में लोग बोलते हैं कि इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ये बॉम्बिंग शुरू कर देता है, कहते हैं कि जी ठहर जाओ, अभी हालत बड़े ख़राब हैं। ये बिल्कुल वही फार्मूला है जो वो निभाता है ना नेतन्याहू। जैसे ही केस खुलता है कहते हैं कि जी हमें तो लेबनान में लड़ना है। कहते हैं भाई आप अदालत आएँ, नहीं हमें तो हिजबुल्लाह से लड़ना है, नहीं हमें तो यमन पर अटैक करना है, नहीं हमास अभी सीधा नहीं हो रहा, नहीं हमें तो मिस्र से खतरा है, वहाँ से फौज वो रास्ता खुल रहा है, नहीं अभी तो, मतलब कुछ ना कुछ बहाना करके उसने अपने आप को लटकाया हुआ है, वरना कहते मेरा गला ख़राब है। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होगा कि फिर ये अगर अमन की बात होने लगी है, ठीक है, इस्लामाबाद के अंदर, तो ये सब क्या है, तैयारी है। देखिए ये तैयारी होती है, और ये तैयारी ये है कि फ़र्ज़ कीजिए, थोड़ा सा मंजरकशी कर लेते हैं, विटकॉफ, जैरेड क्रिश्नर या वाइस प्रेसिडेंट थोड़ा सा डिफरेंट आदमी है USA में, पूरे USA के अंदर वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट आदमी है। आपने खुद स्टडी करना है उसको, मैं क्यों कह रहा हूं डिफरेंट है, ठीक है ना, वो बिल्कुल भी ट्रम्प के लाइन पे चल नहीं रहा इस टाइम। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं यहां पर कि अगर हालात ऐसे हो जाते हैं कि ईरानी ओपनली कह देते हैं कि जी हम आपकी एक बात भी नहीं मानते, ठीक है, और हम वी विल गो बैक एंड फाइट,
ऐसे माहौल के अंदर यूएस के पास क्या रह जाएगा सिवाय इस बात के कि वो भी कुछ ना कुछ करे। जाहिर सी बात है कि आपको मैंने बता दिया है शुरू में कि 3% सूद, शरह सूद के बाद 4.5% जो है वो रेड लाइन है ट्रंप की। ट्रंप 4.5% को पहले भी उसे डिफीट किया अप्रैल 2025 के अंदर, एक बार फिर अप्रैल 2026 आ गया है और एक बार फिर 4.5% उसे सर पे आ गया है और ये 4.7 मुझे नजर आ रहा है, ये 5 पे भी आ सकता है अगर ये चीज हो गई तो। लेकिन यहां पर आकर अगर उसने अपनी रेड लाइन को मारा तो मतलब ये हुआ कि ना तो उसको अपनी प्रेसिडेंसी की फिक्र है, ना उसको यूएसए की फिक्र है, ना उसको मायशत की फिक्र है, ना आवाम की फिक्र है, क्योंकि उसके पास सीट तो जाएगी लेकिन हो सकता है कि वो खुदकुश, जैसे लिखा हुआ है ना कि खुदकुश कश्तियां, तो खुदकुश पे ही ट्रंप भी खड़ा हुआ होगा, क्योंकि ट्रंप के बाद उसके बाद ट्रंप भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो हालात हो जाएगी, अमेरिका के अंदर आवाम जो है वो इस बात को काउंट करती है। उसका जो हाउस है, उसकी जो कार है, उसके जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो भी मामलात हैं, वो उसको बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो कैलकुलेटेड लोग हैं, कैलकुलेशन चलती है। तो यहां पर अगर वो चीज को कवर नहीं करता ट्रंप तो सूरत हाल खराब हो जाती है अमेरिकन अवाम के लिए, तो अमेरिकन अवाम हालात खराब कर देंगे ट्रंप के। लेकिन यहां पर सूरत हाल ये है कि अगर ईरान ने बात ना मानी, बिकॉज दलदल है इस टाइम ना, दलदल है। क्या कहा था आपको मैंने कि खाई और दलदल वाली बात है, तो यहां पर सूरत हाल ये है कि ट्रंप जो है, ट्रंप वो अपने ड्रोन्स को और अपनी खुद कुछ कश्तियों को वो खारिज की तरफ भेजेंगे, ईरान के अंदर भेजेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे क्या होता है। अगर वहां से भी हल ना निकला तो 10,000 फौजी भेजेंगे। अच्छा, मैं अभी पढ़ रहा था कि 10,000 फौजियों के लिए ईरान के अंदर 10 लाख फौजी तैयार किए गए हैं, रिजर्व मिलाकर के 10 लाख फौजी लड़ेंगे 10,000 फौजियों से। तो 10,000 फौजियों को तो अब मैं क्या ही इसमें अल्फाज कह सकता हूँ। बहरहाल देखते हैं इसमें क्या होता है। लेकिन आपको मैं ये आखिरी जब अगर यहाँ तो जो लोग आ गए हैं तो वो चीज़ एक चीज़ सुन के जाएँ, क्योंकि वो लोग सवाल कर रहे थे और मैं ये जवाब देने की नीयत से ये बात कर रहा हूँ। ये जो अटैक होते हैं, अटैक हो रहे हैं इस टाइम, वैसे तो आप देखें तो कतर ने कह दिया है कि मैं इस जंग का हिस्सा नहीं बनता, मेरे साथ ईरान का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उसने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी हुआ है उसको हम दरगुजर करते हैं और वो साइड पे हो गया। लेकिन अक्सर ममालिक ने अभी ये अनाउंसमेंट नहीं की है और कतर ने एक सिस्टम किया, उसने कहा कि जी हम ईरान को तो नहीं ख़त्म कर सकते, ईरान 6,000 साल से है और रहेगा। लेकिन अगर आप उसके एक्शंस को देखें, कतर ने क्या पढ़ के, ये क्या सोच के, ये मेरा ख्याल है, क्या पढ़ के क्या सोच के ये बात की होगी, तो यकीनन उसने जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन है 3314 उसने ये पढ़ा होगा। ये आपके सामने है, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर छपता है, आप गूगल सर्च करेंगे 3314 तो आपके सामने आ जाएगा। इंग्लिश ज़बान में होगा तो मैं आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूं कि मैं अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं कि अग्रेसर होता कौन है, यानी कि हमला होता है ना, तो ये जारहियत और मुसल्ला कार्रवाई को एक रियासत दूसरी रियासत की खुद मुख्तारी पे हमला करे या सरहद या सियासी आज़ादी के खिलाफ कार्रवाई करे, तो ये अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ हो सकती है और रियासत जो है दूसरी रियासत के ऊपर अटैक नहीं कर सकती है। इसको पहले मरहले में यकीनी तौर पर जाहरियत ही कहा जाएगा, पहले मरहले में, यानी कि जब एक रियासत दूसरे रियासत पे अटैक करेगी तो इसको आप लफ्ज़ जाहरियत ही इस्तेमाल करेंगे, इसको कोई भी अलाउ नहीं करता। अलाउ बाद में आप उसको इंडोर्स करवा सकते हैं कि जी मैंने जो किया वो मजबूरी में किया, ज़रूरी था, ये था वो था। अगर उसमें पूरी दुनिया समझे ओ हो अच्छा ये बड़ा ज़रूरी था तो अलग बात है, लेकिन जब आपने किया तो वो अग्रेसर ही काउंट होगा। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको बताऊं थोड़ा सा आर्टिकल 1 जाहरियत की तारीफ। जाहरियत आप समझ गए कि जिसने भी अटैक किया जाहरियत की, और आर्टिकल 2 कहता है कि पहली मुसल्ला कार्रवाई, जो पहला अटैक करता है ना वो अग्रेसर कहलाएगा, ठीक है, पहला अटैक। उसके बाद आर्टिकल 3 में आप जाएंगे तो जाहरियत की मिसालें हैं, जिसमें बहुत सारी मिसालें दी गई हैं कि अगर आपने बम मारा, अगर आपने साहिल की नाकाबंदी कर दी, ज़मीनी बहरी फौजी उतार दिए, या आपने ऐसा कुछ भी कर दिया, मिसाइल मार दिए, कुछ भी किया, तो ये जाहरियत हो रही है। जिसने फर्स्ट टाइम किया है, जिसने अटैक शुरू किया है, वो सब का सब जाहरियत में आएगा। और फिर आर्टिकल 4 कहता है कि ये फहरिस्त मुकम्मल नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसमें आपने ये बात समझनी है कि इसी के अंदर बता रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि अग्रेसर वही कहलाए जिसने अटैक किया है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप ईरान के वाक़ये में देखें तो अग्रेसर कौन है कि जैसे ही अनाउंस हुआ यूएसए और इसराइल की तरफ से कि हमने अटैक शुरू कर दिया है, हमने हमला कर दिया है, तो वो अग्रेसर हो गए। आर्टिकल 3314 पढ़ लीजिएगा और उसके बाद वो अटैक। अब दूसरा चीज़ आती है कि अग्रेसर के खिलाफ आप अटैक कर सकते हैं, आप अग्रेसर को मार सकते हैं, यही आर्टिकल कहता है आपको, ठीक है ना। आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर लें, फैसला बाद में होगा,
पहले आप अग्रेसर को मार सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर अटैक आ गया है तो आपको डिफेंस करना है, तो डिफेंस के जरिए आप अग्रेसर के ऊपर अटैक कर सकते हैं या फाइट बैक कर सकते हैं, ठीक है ना, रिटेलिएट कर सकते हैं। ये UNGA कह रहा है। अच्छा, अब अग्रेसर वो भी है जिसकी जमीन या आसमान इस हमले में इस्तेमाल हो। तो जहां जहां पर ईरान ने जिन जिन ममालिक के ऊपर अटैक किया है वहां वहां वो अपने प्रूफ जमा कर रहा है कि जहां जहां मैंने अटैक किया है, जिन जिन जगहों पर अटैक किया है, या तो वो अग्रेसर का पॉइंट था, यानी कि उसकी फौजें वहां थी, या तो उसी की जमीन से मेरे पे अटैक हुआ है। वो नाम लेता है, वो कहता है, वो कहता है यहां से हुआ, यहां से हुआ, यहां से हुआ, तो उसको कहता है मैं प्रूफ भी कर दूंगा, यानी कि उसके पास प्रूफ्स हैं। कहते हैं जब हम बैठेंगे ना इसके ऊपर, कभी ये बैठेंगे, जब ये बैठेंगे ना, क्योंकि उन्होंने तावान मांगा है, जो अरब रियासतें हैं उन्होंने ईरान से तावान मांगा है और ईरान ने अमेरिका से तावान मांगा है। तो जब ये बैठेंगे ना तावान के ऊपर, तो ये तमाम जो तारीफें हैं ये खुलेंगी। अग्रेसर कौन था, रिटेलिएट किसने किया, और ईरान ने क्यों अटैक किया, कहाँ कहाँ अटैक किया, और जिसके ऊपर अभी आपको पता है कि 100 ममालिक ने ईरान के खिलाफ करारदाद पास कर दी है। तो ये तो अभी इस टाइम हो रही है ना, लेकिन जब ये पूरा केस चलेगा, मुकदमा चलेगा, तब समझ में आएगा हमको कि असल में अग्रेसर ने सही किया था, उसके पास जायज़ नुकात थे, या उसने सिर्फ हमले ही किया था, कोई जायज़ नुकात नहीं थे और कोई हल ही नहीं था जंग के अलावा, या जो ईरान ने रिटेलिएट किया वो सही था या गलत था। ये फैसला अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में होगा। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।